कलेश, क्लीशेज और कटाक्ष। आज हमारे साथ है मास्टर शेफ अजय चोपड़ा। आज हमने उनसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें की, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और उनकी जर्नी। आज ये सब डिस्कस किए हैं हमने और हमारे बहुत पर्सनल डाउट्स भी क्लियर हुए हैं। उनकी मास्टर शेफ की जर्नी, उनकी मास्टर शेफ से पहले एज अ शेफ जर्नी, उनका अभी रिसेंटली G20 का एक्सपोजर, ये सारी बातें करके हम लोगों के लिए इतना पर्सपेक्टिव वाइडन हुआ रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री एंड अ पर्सनल लाइफ ऑफ अ शेफ। ये कॉन्वर्सेशन हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही है एंड वी होप कि हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मज़ा आए ये देखने में जितना हमें सर से बातें करके आई। विद दैट बीइंग सेड, शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर एंड वेलकम टू कटाक्ष। सर, आपके साथ बात करना इज वेरी surreal for us because we have already seen you in our childhood as the master chef अजय चोपड़ा। मतलब इतना बुढ़ा हो गया मैं। सर बचपन में देखा था आपको। अच्छा। Sir, I guess time really flies. Correct. It does actually. It's been almost 12 years Yes. since I first came on MasterChef. So yeah, I guess you guys were what, 12 that time? Yes sir, Yes, almost that age. 10 or 12। Excellent. घर वालों को बताया तो बहुत एक्साइटेड थे वो लोग। Excellent. So I want to know कि आप before we ask you anything, अगर आप अपने बारे में कुछ बताओ कि आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई की, and first of all, how did you break that general notion कि 10th के बाद साइंस कॉमर्स ले लो और फिर इंजीनियर बन जाओ, सीए की प्रेप कर लो, डॉक्टर बन जाओ, and how did you convince your parents about it? Okay, so the there is no specific answer to this, but everybody has a different answer क्योंकि हर एक की जर्नी अलग रही है और Most definitely. मेरी भी जर्नी काफ़ी अलग थी। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस समय ऑप्शंस भी कम होते थे और पेरेंट्स की नॉलेज भी। तो ऑब्वियसली नोशन तोड़ना बड़ा मुश्किल था एंड आई डिडंट वांट टू ब्रेक एनी नोशंस। द ओनली थिंग इज़ दैट उस समय पे जब मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, ये ऑप्शन था ही नहीं सामने। Suddenly I saw a program about hospitality and I said, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है, ये भी एक प्रोफेशन है, ऐसा भी हो सकता है। And I'm talking about 1993 when I was in my class 11th and so कुछ ना कुछ वहाँ से स्पार्क हुआ कि ये प्रोफेशन बन सकता है। लेकिन उससे पहले 9 साल का था मैं, and I first made a cup of tea for my mom and वहाँ से ही कुछ एक और चीज़ स्पार्क हुई थी कि यार खाना बनाना अच्छा लगता है and I would love to just stand around with my mom and help her out and do some तड़का sometimes. Didn't realize कि ये उतनी आगे पहुँच जाएगा। And then उसके बाद जब ये प्रोफेशन के बारे में सुना, so I found out more about it कि अच्छा होटल मैनेजमेंट करके भी कुछ होता है। And when I first shared it with my parents, I had an absolute bizarre answer and reaction from them because I didn't expect that. तो मेरी माँ ने तो सीधा बोला बावर्ची बनेगा, हलवाई बनेगा, कर्सियाँ चलाएगा, and obviously she don't know about the entirety of the profession. And my dad was the one who said कि follow your dream, do what you have to do. So I think both the parents wanted the best for me. Mom चाहती थी कि मैं और अच्छा करूं, बहुत अच्छा बनूं, पर इस इंडस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी। So I think that's where it all started. I reached the hotel management college somehow, सारे हर्डल्स को पार करते हुए, और एक बार वहाँ पहुँचा तो आई थिंक 1 महीने में बात क्लियर हो गई थी कि शेफ ही बनना है और कुछ नहीं बनना। So this is me. I come from a very small town. In fact, I come from many small towns. मैं लखनऊ में पैदा हुआ था, उसके बाद अलवर में कुछ साल हम रहे, उसके बाद सोनीपत हरियाणा में कुछ साल रहे, Okay. और फिर उसके बाद मैं कॉलेज चला गया था और अभी फैमिली फरीदाबाद में सेटल है, हम बॉम्बे में सेटल है। डेफिनेटली सर। तो आई वुड वांट टू नो कि जैसा आपने कहा कि आपको बचपन से अपनी मम्मी के साथ खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और आई थिंक ऑल ऑफ अस रिलेट टू दिस कि जब मम्मी किचन में कुछ बना रही होती हैं तो इवन इफ खाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे बट स्लैब पे बैठ के ऐसे मम्मी से बातें करना, वो आई थिंक हर बच्चे के बचपन की मेमोरी होती है। करेक्ट, बॉन्डिंग। यस डेफिनेटली। तो
क्या आपकी मम्मी का क्या, व्हाट क्रेडिट डू यू गिव टू द इन्फ्लुएंस ऑन योर कुकिंग टू योर मॉम? बेसिकली आप जैसा कुक करते हो। वेल आई थिंक ऑल द क्रेडिट, बिकॉज हम लोग चाहे कितने भी बड़े प्रोफेसर साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन एबीसी तो मम्मी ने सिखाई थी, राइट? और बिना एबीसी के साइंटिस्ट बन नहीं सकते, तो बिना एबीसी ऑफ कुकिंग के भी कोई बड़ा शेफ बन नहीं सकता। तो आप कोई भी बड़ा शेफ होगा वो अपने घर से ही सीखा होगा, हाउ टू ट्रीट फूड विद लव, हाउ टू एक्सप्रेस लव थ्रू फूड। ये सारी चीज़ें किसी भी किताब में नहीं लिखी होती, लेकिन ये एक माँ सिखाती है। सो आई थिंक ऑल द क्रेडिट। सर, वो 9 साल का बच्चा जिसने अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई थी, कट टू मास्टर शेफ, ये जर्नी कैसी रही आपके लिए और शुरुआत कैसे हुई? वेल 9 साल का बच्चा और मास्टर शेफ लॉन्ग जर्नी, आई कैन ओनली से वेरी लॉन्ग जर्नी। और आप लोगों ने शायद टेलीविज़न पे उस जर्नी का एक ऐसा भाग देखा जिसे कल्मिनेशन तो नहीं कहेंगे, एक नई शुरुआत थी हमारे लिए, बट उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज प्रॉब्ली अ स्मॉल वर्ड। आई एम ट्राइंग टू से कि 22 साल किचन्स में धक्के खा चुके थे, राइट, मास्टर शेफ में आने से पहले। सो वो 9 साल का बच्चा जब होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में गया और उसने ये सोचा कि हाँ शेफ़ बनना है, वो सोच भी इसलिए शुरू हुई क्योंकि हमारे फर्स्ट मंथ में एक फूड फेस्टिवल हो रहा था, और फूड फेस्टिवल में सब सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर्स को डाला, और उस समय चिकन जो है वो पील नहीं आता था, चिकन की स्किन निकालनी पड़ती थी। तो वो 400 चिकन थे और 120 हम स्टूडेंट्स थे, तो इसका मतलब हर एक के हिस्से में 4 चिकन के करीब आएंगे। तो 4 चिकन टिपिकली आधे घंटे में चल जाएंगे। आधा घंटा कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं, और सडनली वो 120 लोगों की आवाज़ धीरे धीरे कम हो गई। एंड 40-45 मिनट बाद जब मैंने सर उठा के देखा तो हम सिर्फ 5 या 6 लोग खड़े थे, और आज वो 5 या 6 लोग सब शेफ्स हैं। तो इसका मतलब जो किसी भी चीज़ से प्रेम करता है ना, वो मतलब वह चीज़ कर सकता है, उसमें कोई उसको घिन नहीं आती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सो इफ somebody loves this job, like I tell the hotel management students कि you want to become general managers, great, can you clean a toilet, and सबके मुंह उतर जाते हैं, कुछ कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अपने घर का टॉयलेट साफ कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे घर का कर सकते हो? नहीं, राइट। बट एक होटल में आपकी शुरुआत तो हर एक चीज़ बेसिक से होगी ना। तो आपको चिकन भी छीलना पड़ेगा अगर आपको शेफ बनना है, अगर आपको हाउसकीपर बनना है तो आपको टॉयलेट्स भी साफ करने पड़ेंगे, अगर आपको फ्रंट ऑफिस में जाना है तो आपको 12-13 घंटे रिसेप्शन पे खड़ा रहना पड़ेगा, वहाँ पे कुर्सी नहीं होती, राइट। सो ऑल दीज बैटल्स मेक यू हु यू आर। सो आई थिंक शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन उसके बाद होटल मैनेजमेंट के बाद मैंने पहली जॉब TGI फ्राइडेज़ में एज अ प्रेप कुक ज्वाइन की, 2340 रुपये की सैलरी में, आज याद है मुझे। वो सैलरी कभी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि दैट रिमाइंड्स मी हु आई एम, वेयर आई केम फ्रॉम। जिस दिन मैं ये भूल गया उस दिन मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हु आर यू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, राइट। It always humbles you, it always reminds you, it keeps as a constant reminder of what God has done for you through your life. And 1998 is when I passed out college. वहाँ पे प्रेप कुक की नौकरी करी 6 महीने, फिर उसके बाद सेसिल शिमला गया, 1.5 साल वहाँ पे एज अ कॉमी करी। मेरा ड्रीम था ओबरॉय सेंटर में पढ़ने का। ओबरॉय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ लाइक द IIT ऑफ होटल स्कूल। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री मिलती है वहाँ पे, एंड देयर इज अ कॉमन सेइंग दैट यू एंटर एज अ काउबॉय बट यू पास आउट एज अ शेफ। सो 2 साल की बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। 98 में जब मैंने कॉलेज पास आउट किया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 99 में कोर्स ही नहीं हुआ, 2000 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। सो 2 साल की OCLD ट्रेनिंग के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग दी ओबरॉय दिल्ली में एज अ सूस शेफ, एज अ शेफ हुई। एंड वो भी बहुत डिफ़िकल्ट जगह थी, क्योंकि एज अ न्यू शेफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, यू वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू गॉट सम मेटल। तो सुबह 9 बजे काम पे जाते थे, और 2 कभी 3 दोपहर के नहीं, रात के ऑब्वियसली, राइट। और फिर लॉकर में ही सो जाते थे, क्योंकि अब कौन घर जाएगा और फिर सुबह 9 बजे कौन आएगा, तो सेव द टाइम।
तो वो 1 साल किया मैंने, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया, JW मैरियट मुंबई में, वहाँ पे भी सूट शेफ की नौकरी से स्टार्ट किया। फिर देन आई गॉट 3 प्रमोशंस हियर एंड आई वाज हेडिंग लोटस कैफे व्हिच वाज अ कॉफी शॉप एज वेल एज द इंडियन रेस्टोरेंट। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा बाहर की हवा खा के आते हैं, बाहर क्या हो रहा है, इस देश के बाहर जाना ज़रूरी है। एंड देन आई वेंट टू लंडन, वर्क देयर फॉर अबाउट 3 years इन अ रेस्टोरेंट कॉल्ड मिंटलीफ। So I joined there as the executive chef for one restaurant and then took another restaurant. So I was then the executive chef of 2 restaurants. फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ हमारे परिवार के बीच में, मेरी वाइफ couldn't really take the NHS system. We were about to have our baby and the system really didn't help us. So we said नहीं, इंडिया बेस्ट है, वहाँ पे जाओ, अपना पैसे दो और इलाज करा लो, यहाँ लाइनों में धक्के नहीं खाने। So that inspired us to just come back. So I came back and Goa Marriott में executive chef मैंने join किया. This was 2009. And then 3 months down the line, I suddenly get a call saying, शेफ आपके लिए कोई मीडिया कंपनी से फ़ोन है। तो एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ आपको कई मीडिया कंपनी से फ़ोन आते रहते हैं, ये इंटरव्यू, वो इंटरव्यू, ये लिखना है, वो लिखना है। तो मैंने वो पर्ची दे दी अपनी PR वाली को। तो 1 घंटे बाद वो PR वाली भागती हुई आई, शेफ, मास्टर शेफ इज कमिंग टू इंडिया। तो ऐसे मैं क्या करूं? नो, दे वांट यू एज अ जज। ओह ओके, लेट्स टॉक। सो उसके बाद वो जर्नी जो शुरू हुई, उनका ऑडिशन हुआ, ऑडिशन क्लियर हुआ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई। कुणाल और मैं थे उस टाइम पे ट्रेनिंग में, और हमें नहीं बताया गया था कि तीसरा जज कौन है। मास्टर शेफ की शूटिंग शुरू होने के 5 दिन पहले तक हमें पता ही नहीं था कि तीसरा जज है कौन। कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, बस ऐसे बोला गया था। एंड देन 5 दिन पहले हमें एक सेट पे ले जाया जाता है जहाँ पे श्री श्री अक्षय कुमार जी शूट कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये तो नहीं है भाई थर्ड जज। एंड हाँ, वही थे, सो इट वाज सरियल। जैसे आपने बोला ना कि आपके लिए सरियल है यहाँ बैठना, हमारे लिए वो सरियल था, क्योंकि हम लोग अक्षय कुमार को टीवी पे देखते थे, भैया मतलब बड़ा सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड स्टार है, बट देन ही मेड अस सो कंफर्टेबल। He made us so comfortable in the first week of our shooting, and हम लोग बहुत नर्वस थे, and he saw that and he said, I do this for a living every day. मुझे पता है कि तुम खाना बनाते हो, but don't worry, let's have fun. And आज मैं वही डायलॉग यूज़ करता हूँ हर एक उस जगह पे जहाँ पे मुझे लगता है कि दूसरे लोग थोड़े से नर्वस हो। So मैंने आज शुरुआत भी वहीं से की थी, because we're all humans and we might have our inhibitions, but we all have aspirations. So look at the aspirations, not the inhibitions, is what I say. So ये थी जर्नी अभी तक की, मतलब मास्टर शेफ शुरू होने तक की। उसके बाद तो एक पूरा नया दायरा शुरू हो गया, एक नया ईरा शुरू हो गया, फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर अस। तो सर, जैसे आपने कहा कि व्हेन यू मेट अक्षय सर ऑन द सेट्स, तो हम लोग के दिमाग में जो अक्षय कुमार सर की पहली इमेज आती है वो उनका वो फन पर्सोना, जो उनके कैरेक्टर्स राजू बहुत फनी है, मतलब फनी इज अ अंडरस्टेटमेंट फॉर अक्षय कुमार। ही इज सो फनी एंड सो लाइवली, मतलब ऑन द सेट व्हेन ही इज नॉट शूटिंग ही इज क्रैकिंग अ जोक, तो इतने फनी है वो। सो आई थिंक ही आल्सो एंजॉयज हिज वर्क अ लॉट। बेसिकली मैंने भी उनके जितने इंटरव्यूज देखे हैं, वो बहुत पंक्चुअल है अपने काम को लेकर, बहुत ज्यादा। बट जब वो काम कर रहे हैं व्हेन ही इज एट द कैमरा तो ही इज ऑल इन। लेकिन आई थिंक बिहाइंड द सीन्स उनसे ज्यादा फन इंसान टू बी ऑन द सेट्स कोई होगा नहीं। ये बहुत सही आपने पकड़ा जहाँ से पकड़ा, बट आई एम टेलिंग यू, आंखों देखी हाल, उनसे ज़्यादा फनी कोई इंसान है नहीं। इनफैक्ट जो कंट्रोल रूम होता है PCR, वहाँ से हमें कांस्टेंट आते थे कि भाई शूट कर लें, तुम्हारा मजाक खत्म हो गया तो शूट कर लें। He is famous for pranks. Pranks करते रहते हैं। A lot of pranks। मतलब एक फनी सी स्टोरी है, since it's a podcast, I think we can share it. तो सीजन 1 का पहला एपिसोड था ऑडिशन, और ऑडिशन का पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, तो हम अक्षय कुमार के साथ लिटरली पहली बार आए हैं फ्लोर पे। तो मेरा और कुणाल दोनों के ना यहाँ से पसीने आ रहे थे, राइट। होता है यार, नर्वसनेस होती है, एंड फिर चलो ठीक है, हमने दोनों एक दूसरे को बोला चलो यार लेट्स डू इट। वहाँ पहुंचे तो एक इन ईयर करके ना बट दिया जाता है ताकि आप कंट्रोल रूम की आवाज़ सुन सकें। तो जैसे ही मैं पहुंचा, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज चल रही थी, और हार्ट बीट जब तेज चल रही है तो आपका कान भी भन्नाता है,
हाँ हाँ तो कान बनाने की वजह से ईयर जो पीस था वो धुम 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 करके बाहर गिर गया एंड ही वाज लाइक 1 मिनट, हाँ चलो अब शुरू करते हैं, यू नो। सो इट वाज रियली फनी एंड देन उसके बाद जब बैठे तो 1 घंटे के बाद आई वाज माय ब्लैडर वाज फुल, सो आई एम टेलिंग यू नो डायरेक्ट कैन वी टेक अ ब्रेक, हाँ अंदर से आवाज है नो रियली नीड टू टेक अ ब्रेक, तेरे को समझ नहीं आता नो। सो आई डेंट नो कि व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड आई एम हियरिंग अक्षय कैन ऑल्सो हियर, राइट। एंड आफ्टर 2 or 3 times द गाय सेड अबे तेरे को पता है अक्षय कुमार का 1 मिनट कितना होता है? देन अक्षय कुमार कम्स टू मी एंड सेज जान देना यार निकल जाएगी। So he's so humble, relatable, fun, amazing इंसान है। डेफिनेटली सर। तो आई फील कि कॉलेज लाइफ आपकी भी, वी आर इंजीनियर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। हम लोग क्या इंजीनियर इंजीनियरिंग किया आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वेरी गुड। और अब ये आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ तो खाना भी बनाएंगे इसके बाद। ये सारे इंजीनियरों को क्या मतलब खाने से इतना प्रेम क्यों हो गया? मैंने देखा है कि लोग आईआईटी करने के बाद खाने के बिजनेस। सर सिर्फ खाने से नहीं, इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग के अलावा सबसे प्रेम होता है। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग 4 साल में आपको इतना पका देती है कि आप फिर पकाने निकल जाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा वेरी गुड। हाँ बताइए क्वेश्चन। तो मतलब जितना हम लोगों ने देखा है कि हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड कि ओके दे डू नॉट हैव टू हैव अ बियर्ड या फिर शर्ट्स पहननी है। तो आप लोग कॉलेज में फन कैसे करते थे? क्योंकि हम लोग तो कॉलेज में कुछ भी करते हैं। करेक्ट। नहीं तो ये इसका ना पहले बेस समझना जरूरी है कि हम लोग को डिसिप्लिन क्यों इतना सिखाया जाता है, एंड व्हाई इज डिसिप्लिन सो इम्पोर्टेंट इन अ होटेलियर्स लाइफ इज बिकॉज होटल्स रेस्टोरेंट्स दे वर्क ऑन क्लॉकवर्क। ओके, 12 बजे तक आपको अगर कोई चीज़ रेडी करनी है तो रेडी करनी है, वो 12 का 12:30 नहीं हो सकता। अगर आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने तो आप ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के 10 से 12 मिनट में आपका खाना आ जाता है, राइट। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कभी 25 मिनट में आ रहा है, 30 मिनट में आ रहा है, 40 मिनट में आ रहा है, सो हाउ विल यू फील, राइट? यू विल फील डिस्टर्ब, अनॉयड, यू नो, एंग्री, यार भूख लग रही है, खाना कहाँ है, राइट? नाउ इफ इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, इफ इट इज नॉट डिसिप्लिन, it will never arrive in time, right? Now that is one part of it. Why shaving is important? Because you don't want any of the facial hair to fall. Also when you have facial hair you don't realize but you have a lot of bacteria which is actually you are inculcating with you. आजकल ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पासे हो गई हैं, आजकल शेफ भी सब बियर्ड्स लेके घूम रहे हैं, बट ये पहले था, राइट? वॉचेस नहीं पहन सकते थे, शेफ कोट्स वर नाइस प्रिस्टीन। अगेन वी आर वेरी मच लाइक फौज, फौज जैसे अपनी वर्दी के लिए पैशनेट होती है वैसे हम अपनी वर्दी के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, क्योंकि हमारी वर्दी में भी स्टार्स होते हैं, राइट? सो आई स्टार्टेड विद वाइट बटन्स एंड द डे आई गॉट ब्लैक बटन्स आई क्राइड बिकॉज दैट वाज एक उपाधि है वो ब्लैक बटन मिलना। आजकल तो ब्लैक बटन बाजार में मिल जाते हैं, लोग पहन लेते हैं। मैंने देखा कॉलेज के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी ब्लैक बटन पहन के घूम रहे होते हैं, बट दैट्स ओके बिकॉज अभी बहुत कुछ चेंज हो गया, यू कांट चेंज एवरीथिंग, बट दैट टाइम दैट वाज द इमोशन। सो फॉर अस कॉलेज में मस्ती बहुत होती थी, और जैसे आपने कहा ना कि पहले खाना फिर उसके बाद क्या काम दूजा, पहले पेट फिर काम दूजा। तो हमारे कॉलेज में कॉन्टेस्ट लगते थे। एक कॉन्टेस्ट में जिसमें हमेशा जीता था वो था बासुंदी ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन, क्योंकि जब बनता था ना खाना तो 500 लोगों के 600 लोगों के बनता था, और कई बार बच जाता था। तो जब बच गया तो 8-10 जग बासुंदी बचा हुआ है, राइट? तो 2 लोग पीना शुरू करेंगे, गल्पिंग चैलेंज। हाँ। तो वो गल्पिंग चैलेंज हो रहे होते थे। अच्छा, कॉलेज के बाद हम गोवा में थे, तो आप समझ सकते हैं कि गोवा में दुनिया बहुत मस्ती करती थी। I had roommates who had 22% attendance because they never went to college, तो उसमें से एक सरदार जी थे, और सरदार जी सुबह सुबह पग पहन रहे होते थे अपनी, एंड 9 बजे कॉलेज के लिए 8:30 बजे उनकी नींद खुल रही है, एंड फिर उसके बाद वो भाग रहे हैं। दूसरा बंदा उठ के बोला छोड़ ना यार, क्या जाना है कॉलेज, छट पड़ा, सो कॉलेज ही नहीं जाना, गोवा में कुछ और मस्ती करनी है। तो मस्ती तो खैर हर एक कॉलेज में होती है, हाँ कॉलेज के टाइम में नहीं हो पाती थी, डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा था, बट अदरवाइज आई थिंक वी हैड आवर शेयर ऑफ फन। सर आपने अभी रिसेंटली G20 में अपनी स्किल्स को शोकेस किया, सारी फर्स्ट लेडीज़ के लिए आपने सर्व किया, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस कि आपने डाइवर्स क्राउड के लिए इतनी डाइवर्स डिश कुजीन्स को सर्व किया, और
हाउ इज द एक्सपीरियंस? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना आप उसको बना रहे हैं, यू नो वो भी ह्यूमंस Okay. है, राइट? आई ऑलवेज बिलीव दैट यू नो आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अगर आप मिलेंगे तो दिल में हो रहा है कि यार मैं पीएम साहब से मिलने जा रहा हूँ, है तो इंसान है ना, खाने में वो रोटी ढोकला दाल चावल खाते हैं, इंसान नहीं खाते, तो डरना नहीं है पहली बात तो, राइट? सो दैट इज हाउ आई अप्रोच थिंग्स कि मतलब यार डरना क्यों है, इंसान ही तो है। बट दूसरी चीज ये है कि सी योर दिस इंडस्ट्री प्रिपेयर्स यू टू बिकम कल्चरली डाइवर्स, यू नो आप this is my 25th year of service, you know, and in 25 years I've come across dignitaries, I've come across Bollywood celebrities, I've come across people worked in London, you know, so तुम्हारी वो हिच निकल जाती है कि आप किसी से भी क्या बात करोगे, राइट? सो आई कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी एनीवेयर एनी टाइम अबाउट एनीथिंग, literally, right? Now this is my topic, this is food, so we were representing millets because this is the international year of millets, और उसके बारे में बात करना आसान था, खासकर मेरी डिश जो थी वो हमारे देश को एक साथ एक प्लेट पे लेके आ रही थी। इस पॉडकास्ट के मीडियम के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश एक बहुत ही सुंदर देश है, राइट? उसे गंदा बनाया जा रहा है। क्यों सुंदर है? क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा अलगपन ही हमारा स्ट्रेंथ है। आप कहाँ से हैं? वाराणसी। आप कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। मेरी वाइफ इलाहाबाद से, मैं लखनऊ से, ठीक है? हम सब यूपी से हैं, बट बहुत सारे मेरे महाराष्ट्रन फ्रेंड्स हैं, गोवन फ्रेंड्स हैं, यू नो तमिलियन फ्रेंड्स हैं। हम जब बैठते हैं बात करने और खाने के बारे में बात करते हैं तो एक थ्रेड खाना इतनी डाइवर्सिटी ले आता है, बट इट ऑल बाइंड्स अस टुगेदर बिकॉज यू नो वी आर टॉकिंग वन लैंग्वेज विच इज फ्लेवर। इसी तरीके से एक देश भी एक भाषा बोल सकता है जो कि है प्रेम की भाषा, राइट? हमारे देश में इस टाइम प्रेम को छोड़ के बाकी सब हो रहा है, यू नो, देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड, सो मच ऑफ हेट, ये कर दो वो कर दो, you know, but what is our country? Our country is a beautiful land where diversity stays, right? So that is what I wanted to showcase on the plate, the color, the vibrancy, you know, वो हमारे देश में से ज़्यादा शायद कहीं पे भी नहीं है। अगर पीकॉक के पंख के कलर हम अपने खाने में लेके आ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, right? Then I had used ठेकुआ, which is a dish from Bihar. कोई बात नहीं करता उसके बारे में, राइट? किसी को पता भी नहीं होगा, शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा ठेकुआ है क्या। आपको वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट। आपको पता है ठेकुआ? सर पता है। आप यूपी से हैं शायद इसलिए पता है, पर क्या अगर आप दिल्ली से होते तो शायद आपको नहीं पता था। आपको पता है ठेकुआ? नहीं पता। यू आर फ्रॉम बिहार, बट ठेकुआ नहीं पता। उसने खिलाया है सब। सो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, 6 में से 2 लोगों को नहीं पता ठेकुआ है क्या। हाँ ब्रिटिश शॉर्ट ब्रेड कुकी, हाँ शॉर्ट ब्रेड कुकी सबको पता है, राइट? क्यों? क्योंकि बाजार में मिलती है, वॉकर्स की, ये वो, यू नो, खाते हैं, हाँ right? Because that was marketed well, that was sold well, talked about well. ठेकुआ के बारे में किसी ने बात नहीं की। हाँ, उस इंसान को जरूर मिलना चाहता हूँ जिसने ठेकुआ का नामकरण किया, बहुत मारूंगा उसको। ढंग का नाम नहीं मिला तेरे को, ठेकुआ क्या है ये, राइट? बट एनीवेज, मजाक अलग, बट ठेकुआ इज अ ब्यूटीफुल यू नो डिश जिसका डायरेक्ट कंपैरिजन एक ब्रिटिश शॉर्ट ब्रेड के साथ है। ब्रिटिश शॉर्ट ब्रेड क्या है? मैदा, बटर एंड चीनी, nothing else, right? You make a dough, you bake it, a shortbread is done. What is ठेकुआ? आटा, healthier than मैदा, yes, घी healthier than butter, and sugar, right? और शुगर को भी जैगरी से रिप्लेस कर देते हैं कुछ लोग, और उसमें इलायची का फ्लेवर, ओह मजा आ रहा है। ट्रेडिशनली इट वाज मेड विद जैगरी ओनली, राइट? बाद में शुगर हो गया था। तो आप जैगरी से बना रहे हैं, आप इसको आटे से बना रहे हैं और उसको डीप फ्राई कर रहे हैं, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो हमने वो ठेकुआ का बनाया एक बहुत ही पतला सा बिस्किट, वैसे कई बिस्किट बनाए, और हमने गुजरात से लिया श्रीखंड को, हाँ, राइट? क्योंकि कहीं पे भी इंडिया में ना कोई अच्छा काम करने जा रहा तो मुंह मीठा कराया जाता है, दही चीनी खिलाई जाती है, और श्रीखंड क्या है? दही चीनी, राइट? तो वो दही चीनी ऑन अ ठेकुआ बिस्किट along with a bajra khichdi, which is again flavored with Indian mulberries. So there was India on the plate with the vibrance, with the, you know, with the diversity coming from east to the west, binding it together, and that was the dessert I presented. And Mrs. Akshata Murthy, who is the first lady of UK, Mrs. Sunak, you know, she was like ठेकुआ, you know, and wow, like, you know, she didn't expect ठेकुआ to be on that plate, you know. And if I show you the picture of that dish, okay, so that's a dish. Who would say this is ठेकुआ, right? And it makes me feel hungry already. ब्राउन कलर का ठेकुआ देखा है हमने। ये ब्राउन कलर का ही ठेकुआ नहीं, हाँ, बिस्किट ब्राउन ये ही बहुत है, ऊपर येलो श्रीखंड है, लेमन, सो लेमन कर्ड, लेमन टार्ट खाते हैं आप?
हाँ लेमन टार्ट में लेमन कर्ड होती है हाँ और उसमें कर्ड नहीं होता, okay. वो अंडे से बनती है, अंडे और चीनी से, राइट। बट हमने लेमन कर्ड बनाया from yogurt, right? So that was a dish, and I think what has happened in India with G20 is that India's strength, India's who India is now showcased to the world. सर, was there any kind of pressure जब आप इतने डाइवर्स कुजीन एंजॉय करने वाले फर्स्ट लेडीज के लिए बना रहे थे? फॉर एग्जांपल समवन प्रेफर्स थाई कुजीन, या हम लोग कई बार फॉरेन के कुजीन्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते करेक्ट कि ये कर कैसे रहे हैं ये चीज। सी देखिए, खाने की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है और वो होता है स्वाद, राइट, फ्लेवर। आप कहीं का भी खाना खा लो, अगर वो स्वाद बना है, अगर अच्छा बना है, तो आपकी बॉडी को अपील करेगा ही करेगा। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये ब्लैंड है। आप मतलब देन यू आर अनएक्सप्लोरेटरी इफ यू आर लाइक दैट, इफ यू डोंट गेट आउट ऑफ योर ओन कंफर्ट जोन। बट फूड इज वन लैंग्वेज दैट एवरीबडी स्पीक्स। लाइक आई सेड कि हमारे सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं ना, खाने की भाषा। खाना अलग हो सकता है बट भाषा एक है, और उसकी भाषा का एक कॉमन इंग्रेडिएंट है स्वाद। और अगर चीज़ आपकी स्वाद बनी है तो वो हर एक को अपील करेगी करेगी। सो प्रेशर तो ज़रूर था भाई, आई विल नॉट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट कि प्रेशर नहीं था, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म विच many dream of, and I just thank God because I don't, like I told you my starting, right? Yes, sir. 2340 रुपए, हाँ राइट, सोनीपत साइकिल पे जाता था मैं स्कूल पे। I could never, ever, 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 ever dream of this, ever, right? It's not in the wildest of my dreams. But God says, I'm going before you, then He's going before you. God says, I will make you the head and not the tail, then He will make you the head and not the tail. So I believe in God a lot, and I believe in Jesus, and I believe that this was an opportunity through Him. Sir, after this much success, आपने मास्टर शेफ होस्ट किया, आपने G20 में अपनी स्किल्स शोकेस की। व्हाट्स नेक्स्ट? इस पॉइंट ऑफ लाइफ पे आप क्या ढूंढ रहे हो? आप क्या सीखना चाह रहे हो? वी आर नॉट इन द बिजनेस, बट जितना हम लोग एक आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन द बिजनेस इज व्हाट वी सी। मे बी यू सी, राइट? क्योंकि 6 साल पहले जब इंस्टाग्राम नहीं था तो लोग इंस्टाग्राम में कुछ ढूंढते ही नहीं थे, क्योंकि था ही नहीं, राइट? अगले 4 साल में क्या आने वाला है आपको मुझे पता ही नहीं है। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट अ पर्सन शुड बी लाइक दैट कार। ये एक बहुत ही फनी डायलॉग है जो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड, इनका बहुत ही फनी सा नाम है नन्हे, उन्होंने मुझे बताया था, वो भी इलाहाबाद से हैं, कि हमारी गाड़ी पे से ना एल की प्लेट कभी नहीं निकलनी चाहिए, लर्नर की, राइट? वो लर्निंग वाली प्लेट जो है ना, जिस दिन निकल जाती है उस दिन आदमी खत्म है। एंड ये शब्द गॉर्डन रामसे ने भी कहे हुए हैं कि द डे आई स्टॉप लर्निंग आई डाई, राइट? Now you don't die physically, but you die in a place where you stop thinking, you stop imagining, you stop really, getting the next step forward. So I think that is where I am. I'm open. So there's a learning that we're going through in our church, and it's called as FATSO, right? Not FATSO. So FATSO is an acronym which says faithful, accountable, teachable, okay, spirit-filled, and obstetric, right? So the last 2 parts are more related to the Bible and God, but the faithful, right? God says if you're faithful with little, He'll make you faithful with more, right? I was faithful being a commie, washing utensils, doing all the odd jobs. He made me faithful for more, right? Accountable. I've been accountable to my bosses. If I don't know something, I've been open and say, I don't know this, can you teach me, right? A lot of people have this ego and pride that I don't know, I can't do, but have you learned? No, you haven't. So can you be open and say, hey, I'm accountable to you, can you please teach me this? Not many people are, but you have to be, right? Teachable, very important in life for everyone. L plate, right? Teachable. क्या आप सीखने के लिए राजी हैं कि आपको सब कुछ आ गया है? At this stage of life, I can easily say, "Na, bhai, I know it all, right? Bring it on." No, teachability is a trait that must go with us to the grave. That's it. That's all I want to say about teachability, because सीखना बंद तो सब खत्म. And that is where I am.
यू नो पैंडेमिक से पहले मुझे यूट्यूब का यू नहीं पता था, इंस्टाग्राम का आई नहीं पता था. I was there on all the channels, but I didn't know how these work. I didn't know how social media works. I gave myself into the learning of the fact that how does उसका पोस्ट में 20,000 कैसे आ रहे हैं, लाइक्स मेरे पे क्यों नहीं आ रहे, क्या ऐसा करना है, कैसे खींचनी है फोटो. टुडे आई नो कैमरा एंगल्स, आई नो साउंड, आई नो everything about the studio that I run, right? I was talking to Ranveer Brar in the beginning of the pandemic, and he knew it before me because he's also a very intrusive guy and he wants to learn a lot. So he had done a sound training, he had done a camera training, he had done an edit training. तो अब मेरे एडिटर्स यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एडिट भी सीखता रहता हूँ. सो पॉइंट इज कि जरूरी नहीं कि मैं शेफ हूँ तो मुझे खाने से रिलेशन में सब कुछ हाँ वो आना चाहिए, और वो भी एक लाइफ टाइम कम है पूरी दुनिया का खाना, और बहुत दूर की बात है अपने देश का खाना सीखने के लिए. एसमीज फूड मेरे को आज तक नहीं आता, राइट? लॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का खाना मुझे आज तक नहीं आता, मुझे सीखना है. लॉट ऑफ डिशेज फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया मुझे अभी भी सीखनी है, बट बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ और सीख सकता हूँ. तो लाइफ टाइम कम है, सीखते चलो, पढ़ते चलो. सर आई थिंक किचन में जैसा आपने कहा कि सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग क्रिएटिव एज अ शेफ इज आई थिंक द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ योर प्रोफेशन. तो आपने अभी G20 में यू सर्व ठेकुआ विद श्रीखंड, तो आप इस तरीके के क्रिएटिव इनिशिएटिव्स कैसे लेते रहते हो? आप कभी अपने क्रिएटर्स ब्लॉक पे नहीं रीच करते हो? देखो, हमेशा क्रिएटिविटी में ब्लॉक्स आते हैं, राइट? एंड मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर से बात कर रहा था कि हाउ डू यू कम अप विद न्यू सॉन्ग्स एवरी टाइम. मतलब हर एक सॉन्ग आप बनाते हो अलग होता है, इट्स नॉट द सेम एज द अदर वन. हाउ? I was not able to understand. I hope not today's Bollywood songs. Well, even in today's Bollywood songs, if you look at Arijit Singh songs, each of the song is so fresh, new, right? बोल लिखने एक अलग चीज है, क्योंकि बोल आप लिख सकते हो कि बोल आर अगेन driven by emotions, thoughts, what you see around you, experience. But tune is so unique. So many of the songs have so unique tunes that they buzz in your head, right? To find the melody. How do you come with that? So his very simple answer was Saregamapa. Basics. Right? Saregamapa. So if you know the Saregamapa of cooking, then you can also think कि अच्छा ठेकुआ और श्रीखंड साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको शौकी कर देगा. अच्छा ठेकुआ के साथ श्रीखंड डालूंगा तो ठेकुआ कितना क्रिस्प होना चाहिए. अगर वो ठेकुआ बनाया तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि उस पर कुछ भी लिक्विड आएगा थोड़ी देर में वो बैठ जाएगा. अच्छा ठेकुआ अगर इतना मोटा होगा तो फिर आदमी बाइट कैसे करेगा उसको. तो सारेगामापा, राइट? यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग. यू अंडरस्टैंड द बेसिक, यू स्टार्ट understanding the flavors. When you understand the flavors, you keep creating. It's just that you have to give yourself and be yourself to be teachable and trainable again. आजकल इतना रिसोर्स अवेलेबल है. हमारे टाइम में तो ना यूट्यूब होता था, ना गूगल होता था, ना इंस्टाग्राम होता था, कुछ नहीं होता था. वी हैड टू स्टडी बुक्स, और बुक से नॉलेज निकालनी पड़ती थी. हमें OCLD में रात को 11 बजे एक प्रोजेक्ट मिलता था. सो वी वर 13 of us in the batch and 13 different projects. We had one computer, had no Google. Computer was only for typing. That पुराना डब्बे वाला देखा? हाँ, CRT monitor. देखा? अच्छा वाला, पीछे पूंछ होती है. हाँ. टीवी भी आते थे पहले ऐसे, लोग भूल गए कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता था. और उस डब्बे पे हमें नोट्स बनाने पड़ते थे. और नोट्स के टॉपिक सोचिए, अजय यू विल डू टोमेटो, सॉल्ट, बेकन, राइट? Notes on salt and सॉल्ट, tomato. 5 पेज का सॉल्ट पे नोट बनाना है. क्या लिखोगे भाई? NSA. That's it. खत्म. आपने अपनी लैंग्वेज बोल दी. More than 300 varieties of salt is existent on this earth. Did you know that? Right? More than 300 varieties. More than 300 varieties के 300 ways of using है. Some salts are lesser in their saltiness. Why? That science also exists. So they were pushing us to know more about one singular thing. Why? मैंने आज तक वो नोट्स उठा के वापस नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इट हैज क्रिएटेड इन मी एन इंट्रीग टू फाइंड आउट मोर अबाउट एवरीथिंग, राइट? अगर नमक के पीछे दौड़ा तो फिर अब हर चीज के पीछे दौड़ा. खाने के पीछे तो डेफिनेटली. Right? So that is the way we were trained to look at things. They were basically changing our lens, our perspective. सर सोशल मीडिया
इस समय हर चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है, इवन कुकिंग और ब्लॉग्स, फूड ब्लॉगर्स, ये सब बहुत एक एक्सटेंट पे अफेक्ट कर रही हैं चीज़ों को। तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडियन कुकिंग को फूड ब्लॉगर्स ने कैसे चेंज किया है? वेल, श्रेय उनको तो नहीं दूंगा मैं। ऑब्वियसली। मैं उस कस्प जनरेशन में हूँ जहाँ पर हम जब अपने उस्तादों से, एंड आई एम सेइंग उस्तादों से खाना सीख रहे थे, तो वो उन उस्तादों को अंग्रेजी के 2 शब्द भी नहीं आते थे, उनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, राइट। एक उस्मान मियाँ थे, तो हम उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जैसे ही वो कुछ डालने वाले होते थे अंदर, जा बेटा फरी पान ले गया, समझ में आया आपको क्या मतलब मैंने? जा बेटा क्या लेके आ? मैं भी क्या लेके आऊँ? फलीपान, फलीपान। मैंने कौन सी सब्जी है भाई ये? तो सुनी नहीं। पान का पत्ता लाना है, तो बाजू में एक बंदा फ्राइंग फ्राई पैन। पैन। ओह। ओके। राइट, सो फ्राइंग पैन लेके आया। फिर जब उस्ताद जी ने खाना बना लिया होता था, तो लॉकर में जाके उनके पैर दबाना, उनके हाथ दबाना, उनके लिए बीड़ी लेके आना, उनके लिए मसाला बनाना, ये सारी चीज़ें की हमने। टू नाउ अ कस्प वेयर रोगन जोश में, असल रोगन जोश, रोगन जोश बड़ा गलत रेसिपी घूम रही मार्केट में, प्याज को भूना नहीं जाता, लेकिन मटन कोरमा में प्याज को भूना जाता है। क्यों? चिकन दम के मुर्ग में ब्राउन अनियन यूज होता है, लेकिन चिकन करी में प्लेन अनियन होता है। कुछ चीज़ों में तेल के बाद सीधा मीट जाता है, कुछ चीज़ों में तेल के बाद प्याज जाता है। क्यों? ये उनको पता था, वो हमें दिखा रहे थे, लेकिन ये कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ था, कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं था। आवर जनरेशन who actually started cooking in the eras of 95 till 2003 were the era who started to document things in recipe books. We had a few recipe books about Indian food only. 4-5 रेसिपी बुक्स थी, उससे आगे बुक्स नहीं थी, क्योंकि किसी ने भी इंडियन खाने को डॉक्यूमेंट नहीं किया था। आज की डेट में क्रोनोलॉजीज देख लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए, काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है, राइट। So that is the starting of your question, that the documentation was inexistent. अब उस documentation को जब digitalize किया गया और उसके बाद उसको use किया गया, तो उसके बहुत सारे effects निकले। So I think इंडिया में जो खाने का बदलाव है वो मास्टर शेफ ने ही किया है। मैं पूरा क्रेडिट उनको देता हूँ। क्यों? क्योंकि सीजन 1 का कॉल आउट था टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश, which means it was a competition, right? Come, we are going to check how, if your food is good, you're great. If your food is not good, game khatam, right? You're gone. But the season 2 call out was, अब बदलो इंडिया अपने खाने का अंदाज। एंड 2012 से आज 2023, 11 साल में हमने वो ट्रांजिशन देखा है कि इंडिया अपना खाने का अंदाज बदल रहा है। अब नॉर्मल घरों में सुशी की बात हो रही है, नॉर्मल घरों में वॉफल्स बन रहे हैं, नॉर्मल घरों में आलू टिक्की की चाट नहीं, बल्कि we are now Hash browns बन रहे हैं। So a normal Indian is now aspiring to eat everything that the world is eating. क्यों? क्योंकि अब बदलो इंडिया अपने खाने का अंदाज। खाना तो हम सबसे ज़्यादा खाते थे और सबसे बढ़िया खाते थे और हर एक ओकेजन पे खाते थे। सीजन 1 अगेन स्टार्टेड विद दिस डायलॉग ऑफ अक्षय कुमार कि हमारा देश बड़ा निराला देश है। मेरे को आज तक पूरा डायलॉग याद है, हमारा देश बड़ा निराला देश है। हम हर समय खाना खाते हैं, हम खुश होते हैं तो खाना खाते हैं, हम दुखी होते हैं तो खाना खाते हैं, हम शादी पे खाना खाते हैं, कोई बच्चा होता है तो खाना खाते हैं, बच्चा पास होता है तो खाना खाते हैं, फेल होता है तो उसको मनाने के लिए भी रेस्टोरेंट लेके जाते हैं। हमारा देश खाने से जुड़ा हुआ है। सो अ कंट्री विच इज सो क्लोजली knit टू फूड ओनली हैड टू रिमूव द लेयर कि मैं पंजाबी हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं सिर्फ बेडमी पूड़ी खाऊंगा, मैं साउथ इंडियन में सिर्फ डोसा इडली खाऊंगा और मुझे कुछ नहीं पता, राइट। अब वो पर्दा हट गया है। अब इंस्टाग्राम, ब्लॉगर्स, ट्रैवलर्स, उनकी वजह से अरे आप वहाँ जाओ, आप इंदौर जाओ, आप वहाँ के भल्ले खाओ, आप यहाँ पे कबाब खाओ, आप नीचे यहाँ खाओ। सो दैट हैज़ ओपन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन मैन टू से कि अच्छा नेक्स्ट टाइम इंदौर जाऊँगा, यार भल्ले बड़े अच्छे लग रहे थे, ये खा के आऊँगा, राइट। सो आई थिंक दैट इज द जर्नी of what has happened to India, if I may have explained it. Yes, correct, definitely sir. तो जैसा आपने कहा कि
आपकी जनरेशन started documenting it, and by I think 3-4 years earlier, most of the things were documented already. तो मतलब 95 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे पहले किचन्स में ना कॉन्टिनेंटल सेक्शन में सारे गोम्स दादा होते थे। एक टिपिकल नाम होता था कलकत्ता वाले गोम्स दादा, राइट? वो कॉन्टिनेंटल सेक्शन संभालते थे। वो लोग भी बस सॉल्ट और वाइट पेपर, हर चीज़ में सॉल्ट वाइट पेपर सॉल्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंटल करके कोई क्यूजीन ही नहीं है पूरे इंडिया पूरे दुनिया में। कॉन्टिनेंटल फूड क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक शब्द आया था उस टाइम पे कि भैया कॉन्टिनेंट्स का खाना, तो कॉन्टिनेंटल हो गया, राइट? वसंत कॉन्टिनेंटल और ये कॉन्टिनेंटल बड़ा उस टाइम वो हुआ था, लेकिन उसके बाद वो शब्द गायब हो गया। टुडे इट्स ऑल अबाउट यूरोपियन फूड, अमेरिकन फूड, स्पेनिश Lebanese. फूड, लेवांट फूड, लेबनीज फूड, दिस फूड, दैट फूड। So it is not, people have now gone deep inside into cuisines of countries and cities and villages, you know. So it's now more diversified. when you were writing your book, The Big Daddy Chef, so what perspective you had in mind while writing it? What did you want to change with the book? वेल आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव पिछले 5 साल से एक चीज़ बदलने का रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल से कि ऑल द ग्रेट शेफ्स आर मेल्स। नो, आई थिंक ऑल द ग्रेट शेफ्स आर फीमेल्स, बिकॉज लाइक आई सेड ABC तो उनसे सीखते हैं, राइट? माँ, अगर माँ नहीं तो शेफ नहीं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम husbands and fathers and brothers have taken this very easy route out. मुझे नहीं आता, मैं नहीं बना पाऊंगा। तो मेरा जवाब उनसे सवाल ये है, क्यों? हाँ, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम्हारी बहन या माँ के पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें, नाक, सब कुछ सेम है, तो क्यों नहीं बना सकता? क्यों? इसका कोई आंसर नहीं। ये झूठ है। तो इस झूठ को बदलने के लिए कि आदमी खाना बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैं शेफ हूं और मैं आदमी हूं, इसका मतलब नहीं है कि आप आदमी खाना बना सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आपको नहीं आता, मैं सिखाऊंगा, राइट? सो माय यूट्यूब चैनल was also focusing for at least 2 years about the Big Daddy Chef, right? Now the name of the book is The Big Daddy Chef. It's not me, it came from me. I am big, I'm a daddy, and I'm a chef. But हर एक वो जन, you know, can become the Big Daddy Chef, who is a daddy, who doesn't need to be big, but can be big in his thoughts. So सुबह सुबह मम्मी भाग रही हैं, उनको भी काम पे जाना है, और पापा जी अपने रेडी हो रहे हैं, कफलिंग लगा रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, ठीक है? नाश्ता रेडी हो गया, आ जाओ नाश्ता। socks कहाँ हैं? सॉक्स कहाँ है, ये कहाँ है? मेड है क्या? हाँ, वाइफ है, इक्वल पार्टनर। नाउ a lot of us have done this selfie, my dad, my superhero, on Father's Day. बाकी दिन किथे father? Where's the father? He's missing. He's working hard, saying that I'm working for the family. Yes, you need to work for the family, but you need to also spend time with your them, family. right? I had a friend of mine, daughter was about 13, 14 years old, went to their house, and daughter was about to go out with the friends on the Sunday, and Dad, see you. Dad just said, pasta bana raha hu. Plans changed, So dad is also the magnet who can pull the family together with many ways. Cooking is one of them. MasterChef Junior, this, that. So many programs have told us that kids love cooking, right? It's proven. Cook with them. It's the best way to bond with your children. So if a dad is cooking with their children, he's bonding with them. If a dad is cooking for their children, he is the superhero, because the moment people open the tiffin, they no longer say, "अच्छा मम्मी ने बनाया," say, "ये मेरे पापा ने बनाया." क्या बात कर रहा है? देखा, right? It's a superhero moment, right? 6 o'clock, if you get up half an hour earlier than your wife, and you are cooking for the whole family, you are a superhero. You don't need to wear a cape and fly in the air. This is what it is. This is where you can become a superhero. So that's number 2. Number 3 is that you bind the family together, right? And number 4 is that if you cook, you're also a very romantic husband. सर मेरे को जितना भी खाना बनाना आता है वो पापा ने सिखाया। मम्मी के साथ बस किचन के स्लैब पे बैठ के बॉन्डिंग ही होती थी। हाँ, जबरदस्ती काम पापा नहीं करवाया है कि ये बना के दिखाओ, वो करो। वेरी गुड यार, तुम्हारी तो ट्रेनिंग पहले से होगी। तो जब तुम डैडी बनोगे तो तुम पहले से ही बिग डैडी हो जाओगे। रोमांटिक तो है, रोमांटिक तो है ही। Hopefully, sir. इलाहाबाद से आप तो इलाहाबाद की
हमारी Your वाइफ romance इलाहाबाद पे से है। you'd vouch for it. हाँ, हमारी वाइफ इलाहाबाद से है। ओके सर। सर, सेलिब्रिटी शेफ्स का ये सोशल मीडिया के उस इस जनरेशन में सेलिब्रिटी शेफ्स का क्या रोल होता है कि हाउ दे इन्फ्लुएंस अबव देन दीस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? पहले तो आई वांट कि अगर आप सेलिब्रिटी शेफ्स टर्म समझा पाओ, बिकॉज लोगों के दिमाग में नोशन होता है कि कोई शेफ जो टीवी पे आ गया, थोड़ा पॉपुलर हो गया, वो सेलिब्रिटी शेफ है। करेक्ट। तो इज दैट इट, या सेलिब्रिटी शेफ्स का मतलब कुछ और होता है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसका आंसर बहुत डीप है। आई डोंट नो कितने लोग समझ पाएंगे, बट मैं हर जगह यही आंसर देता हूँ कि जैसा आपने बोला बिल्कुल सही है कि लोग यही समझते हैं कि भाई टीवी पे आ गया सेलिब्रिटी हो गया। अब सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी शेफ दो अलग चीज़ हैं, राइट। अब सेलिब्रिटी शेफ ऑब्वियसली वो बंदा है जो सेलिब्रिटी की तरह टीवी पे आ रहा है, बहुत आ रहा है। यू नो, हमारा देश एक बड़ा ही पिक्यूलियर सा देश है। हम आइडल वर्शिप में बहुत बिलीव करते हैं, राइट। और बिलीव इट और नॉट, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर्शिप बॉलीवुड एक्टर्स, राइट। बहुत सारी मूवीज में दिखाया हुआ है। इवन इफ यू डोंट वर्शिप देम, बट वी वर्शिप इन मेनी अदर फॉर्म्स एंड वेज। फॉर क्योंकि हम एग्जांपल शाहरुख खान्स बर्थडे एवरी ईयर। हाँ, why I'm saying worship is because बाकी सारी चीजें छोड़ के give so much focus on that. So हमारी कंट्री में सेलिब्रिटी का एक प्रॉब्लम है कि भैया सेलिब्रिटी मतलब यूं, right? बाहर इतना नहीं है, to be very honest. But here let's talk about this question that you asked. I understand one thing, that आज मुझे सेलिब्रेट क्यों करा जा रहा है? क्या मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ? नहीं। क्या मैं एकदम फिट हूँ? क्या मेरे सिक्स पैक्स हैं? नहीं। Why am I being celebrated? It's because of my food. So the food is the one which needs to be celebrated. And till the time I am celebrating food with people, I'm connected to them. So I correct people when they say celebrity chef. I say, no, please don't call me that. I'm a chef, right? I keep it simple. Chef Ajay Chopra, right? बहुत से लोगों ने सेलिब्रिटी शेफ XYZ लिखा हुआ। मुझे नहीं चाहिए वो उपाधि, बिकॉज खाना है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर वो सेलिब्रेट करेंगे तो एक नहीं हजारों सेलिब्रिटी शेफ्स बनेंगे। अब मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी बताई। उस जर्नी में करीबन 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 2 से 3 हज़ार शेफ्स के आसपास मैंने ब्रश किया होगा। कोई मेरे साथ काम करता था, कोई मेरा बॉस था, कोई मेरा जूनियर था। आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हर एक जगह जहां हम जाते हैं कोई ना कोई बंदा मिलता है, राइट। या तो वो नमस्ते करके आता है, शेफ कैसे हैं आप, मतलब वो मेरे नीचे था, या मेरा बॉस था जिसको मैं नमस्ते करता हूं, या फिर हम कॉलीग्स थे आज की डेट में, है ना, और भाई कैसा है। तो वो पूरा एक्सपेंस, आप समझ पा रहे हैं मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं? वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स कॉल्ड फूड, एंड ऑल ऑफ अस हैव इम्पैक्टेड एंड सेलिब्रेटेड फूड. So it's not just me who's a celebrity chef. All of them are celebrity chefs because they've been celebrating food every single day of their lives. जो दुनिया बनना चाहती है वो इंस्टाग्राम पे मेरे 10 लाख फॉलोअर हैं और 3 मिलियन फॉलोअर हैं और ये है वो है। फेम एक बड़ी गंदी चीज है, राइट। हम कई मूवीज में कई जगह देख चुके हैं। एक बार आपके लग जाती है तो you want to run with it and you want to become famous, and with fame also comes responsibility. So I don't know what you make out of me, but my responsibility is two things. One is to keep myself grounded. If I forget कि 2340 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी, वहां पे मैं खत्म हूँ। अगर मैं खत्म हूँ तो मेरा सब कुछ खत्म है। Everything around me, all of this is gone, finished. The second thing that I need to take care of is who are the people I'm influencing and how. What are they taking from me? Are they taking an obnoxious chef? Are they taking a chef who can say whatever he wants to and do whatever he wants to? Or are they taking the love of food from me? Are they taking and imbibing a culture and saying that, wow, this is what I want to be? I think that is my biggest responsibility that I have to leave for the generation to come. If I'm not doing that, forget being celebrity chef. I don't think I could even be called as a chef. So that's my responsibility. सर, वसुदेव कुटुंबकम G20 का स्लोगन है और इंडिया इसी को फॉलो करता है। रीजनल फूड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हर रीजन में आप जाएंगे अलग अलग टेस्टी रीजनल फूड्स हैं। तो
इन रीजनल फूड्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम, क्योंकि इस मीडिया के ज़माने में बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें और फूड भी इस समय बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं और क्या हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है इन द फर्स्ट प्लेस, और है तो कैसे कर सकते हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि अगेन अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर मैं वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, तो मैं ये भूल जाऊँगा कि मैं हूँ क्या, राइट। तो खाना भी इसी तरीके से है कि अगर हम भूल जाएंगे हम कहाँ से आए हैं, तो हम भूल जाएंगे कि हम कौन है। आज मिलेट्स को क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्योंकि मिलेट्स आर नॉट जस्ट फैंसी, राइट, दे आर हेल्दी, देर आर गुड सोर्स। उससे बहुत ज़्यादा मिलेट की डीप सेंस है, क्योंकि गेहूँ उगाने के बाद, राइट, आपका जो जितना फर्टिलाइज़र डाला जाता है वो आपकी ज़मीन को ख़राब कर देता है, बट मिलेट्स आप उगाते हैं तो उसी ज़मीन पे आप लगातार 3 क्रॉप्स उगा सकते हैं। मिलेट्स एक्चुअली लीव nutrients in the soil whilst they're growing, so they have their reverse benefits as well. Now ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो हमें प्रिजर्व करना तो बहुत ज़रूरी है। पहली बात, प्रिजर्व करने से पहले जानना ज़रूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इलाहाबाद से हैं, आप वाराणसी से हैं, राइट। वाराणसी बोलते ही 4 ऐसे कौन सी डिशेज आपके दिमाग में आती हैं? इलाहाबाद बोलते ही 4 कौन सी डिशेज आपके दिमाग में आती हैं, बताइए। पान, ऑब्वियसली बनारस का पान इज वेरी फेमस। चाट, कौन सी चाट? आलू चाट, पनीर चाट, अच्छा एंड गोलगप्पे। अच्छा, तो आप तो फेल हो गए, वाराणसी फेल। मैं आपको बताऊंगा क्यों। आप बताइए इलाहाबाद के 4 खाने। सर दही जलेबी, खीर, समोसे और चलो फेल। चाट। यार पता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? हीरा हलवाई के गुलाब जामुन, अरे सर, you know, उसके समोसे, काशी मेडिकल चाट कॉलेज भंडार। की चाट, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक इमोशन जुड़ा हुआ है कि आप जब भी आप बनारस जाते हो, आप हर जगह की टमाटर चाट नहीं खाते, टमाटर हाँ। की चाट हर जगह की नहीं खाते। हाँ। आप 1-2 जगह आपकी बंधी हुई हैं कि उसकी खाते हैं, भाई वो बेस्ट है, राइट। तो आज तो हल्दीराम ने वो कर दिया कि भाई जहां भी जाओगे आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन आप शहरों में जब जाते थे तो आपको वो वाले नथु के छोले, अंकल की चाट, ये मिलती थी। सो ये चीज जो है वो कल्चर है हमारा, वो एक याद है, वो एक मेमोरी है, नॉस्टैल्जिया है। और वो नॉस्टैल्जिया के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इलाहाबाद में देहाती के रसगुल्ले जानते हैं आप? यस सर। रसगुल्ले क्यों बोलते हैं? गुलाब जामुन है वो, लेकिन बोलते हैं क्योंकि वो रस से भरे हुए गुल्ले हैं, राइट, इतने बड़े बड़े। आई डोंट नो इफ यू ईटन, नो, इट्स हेवन ऑन अर्थ, राइट। 27 रुपए का मिलता है, अब 34 का हो गया शायद, बट दिस बिग, मजा आता है खा के, राइट। और हीरा हलवाई के गुलाब जामुन होते छोटे हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। आपका वो समोसे वाला कौन सा है? घी वाले समोसे जो चौक में मिलते हैं, सर, हरी के समोसे, हाँ सर, हरी के समोसे, पता नहीं है तुम्हें भी। राइट। सर और मिठाइयों में एक बहुत ही यूनिक मिठाई इलाहाबाद में बनती है, मगदल। ओके सर, ये तो ओके। मुझे भी नहीं मालूम था। तो जब नेक्स्ट टाइम आप इलाहाबाद जाएंगे ओके सर, तो आप चौक जाइए, हाँ, हाँ। और चौक में श्री राधे करके एक शॉप है, ओके, वहाँ मगदल खाइएगा। वहाँ पे आप काजू की एक रोल होता है वो खाइएगा जो बिल्कुल यूनिक है, और वहाँ के बेसन लड्डू खाइएगा, और एक पैकेट हमारे लिए पैक करा के लाइएगा। बिल्कुल सर। डेफिनेटली सर। सर बेसन के लड्डू मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती है। भाई वो वाला बेसन लड्डू खा लोगे ना, मेरे को पूरी दुनिया में, हालांकि मैं भी अच्छे बनाता हूँ, पर पूरी दुनिया में 2 लोगों के बेसन लड्डू कोई बीट नहीं कर पाया। एक है श्री राधे और एक है आगरा के, नाम याद नहीं आ रहा उनका, भानामल के वो लड्डू। डेफिनेटली सर, अगली बार घर जाओगे तो मेरे लिए भी। हम्म, तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि फॉर एग्जांपल अगर हल्दीराम्स एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रोवाइड भी कर पा रहा है, बट स्टिल हर सिटी की एक स्पेशलिटी है। अगर मैं पुणे में या मुंबई में हल्दीराम्स की कोई चाट खाता हूँ, इट विल नेवर गिव मी द ऑथेंटिसिटी जो कि एक लोकल आई एम शॉपकीपर नॉट देगा। सेइंग इट वोंट गिव यू द ऑथेंटिसिटी। एटलीस्ट हल्दीराम एक ऐसा फ्लेवर जो कि सही में अच्छा फ्लेवर है, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट बैड, बट आई एम सेइंग कि वो एक अच्छा फ्लेवर आपको हर जगह मिल रहा है आज की डेट में। लेकिन उससे ऊपर एक और इमोशन है, उसके फ्लेवर के साथ जुड़ी हुई कहानी है, वो एक नुआंस है। अब जैसे आप मेडिकल कॉलेज की चाट खाते हैं अगर आप इलाहाबाद में जाके, तो उसका जो उसकी जो टमाटर की चाट है वो बनारस की टमाटर से बहुत अलग है। उसके जो दही बल्ले हैं, उसका जो मसाला है वो बिल्कुल अलग है। और वहाँ पे भाई गोलगप्पे नहीं फुल्की कहा जाता है,
नहीं नहीं, हम लोग क्या गोलगप्पे ही अच्छा आप कहते गोलगप्पे फुल्की हमारे यहाँ हाँ, कहते इलाहाबाद में फुल्की हाँ। कहते हैं, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इमोशनल करती हैं, और खाना इमोशन है, राइट। मेरी नानी की वो सब्जी मुझे क्यों याद है, नानी तो गई पर वो सब्जी याद है, क्यों? क्योंकि वो एक इमोशनल स्ट्राइक है, हैं। और खाना वो करता है आपके लिए। आई थिंक फ्रेग्रेंस और टेस्ट दो ऐसी चीजें जो कि इमीडिएटली कोई भी मेमोरी ब्रिंग बैक करती हैं। एब्सोल्युटली, इसके ऊपर भी इंजीनियरिंग हो चुकी है बाय द वे, ओके। वो टेस्ट इंजीनियरिंग। या सर हम दुकानों की बात करें, हम बिजनेसेस की बात करें, यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको अपने खुद के एक फूड इंडस्ट्री खड़ी करनी है, बिजनेस शुरू करने हैं, रेस्टोरेंट शुरू करने हैं। सर आप इस फील्ड में यू आर एट टॉप मोस्ट, तो आप क्या एडवाइस दोगे एक न्यू कमर को जो अपना ये ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता है? बहुत से लोग आते हैं कि मुझे खाने का बिजनेस शुरू करना है, मैं उनसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों? रात को सोना अच्छा नहीं लगता है? क्या आपको 12 घंटे खड़ा होना अच्छा लगता है? क्या आप मेहनत करने से डरते नहीं? और अगर वो तीनों जवाबों का आंसर हाँ 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 है, तो फूड बिजनेस खोलना थोड़ा एक स्टेप आसान हो जाता है। बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अब हम उस ज़माने में रह रहे हैं कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एक भीड़ से लड़ाई कर रहे हो। अगर आप एक शवरमा की दुकान खोलना चाहते हो, तो आपसे पहले 1 करोड़ शवरमा की दुकानें आपके शहर में ही हैं, राइट? और उसमें 1 करोड़ में से 100 तो डिसेंट बना रही हैं, और 50 बहुत अच्छे बना रही हैं, और 20 बहुत बहुत अच्छे बना रही हैं, और शायद वो एक होगा जो बोला यार इससे बड़ी शवरमा कोई नहीं, बट सब चल रही हैं, राइट? तो खाने के बिजनेस में सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डिफरेंशिएटर, राइट? कि आपके खाने में क्या डिफरेंशिएटर है, क्यों आपको लोग ऑर्डर करेंगे, क्या नया कर रहे हैं आप, राइट? अब नया करने के चक्कर में ना बहुत लोगों ने मट्टी पलेट भी कर दी है, फैंटा मैगी, चॉकलेट मोमो, राइट? बहुत कुछ भी किया है, बट नया इन द सेंस कि क्या आप वही कारीगर जो यूपी में बैठा है, इलाहाबाद की चाट बना रहा है, उसको किसी तरीके से तुम उठा के ले आए बॉम्बे में और खोला इलाहाबाद चाट कॉर्नर इन बोरीवली। मैं लिख के दे रहा हूँ, लाइन ना लग जाए, लिख के दे रहा हूँ। वो जो टिक्की जब तली जाएगी ना घी में, उसकी स्मेल से ही 40 लोग आ जाएंगे। वो जब सुबह पूरी तली जाएगी ना बेडमी वाली, 1000 लोग आ जाएंगे। पॉइंट ये है कि आप कहाँ हो और क्या करना चाहते हो। आप मुंबई में वड़ा पाव की दुकान खोल रहे हो, इट हैज टू बी द बेस्ट वड़ा पाव, अदरवाइज आप एक और हो। अगर आप मुंबई में बेडमी पूरी की शॉप खोल रहे हो, तो आप 10 हो, और 10 में से अगर आप बेस्ट हो तो आप चलोगे, राइट? सो यू हैव टू नो वेयर यू आर, हु यू आर, क्या करना चाहते हो। ये पहला कदम है। दूसरा कदम ये है कि जरूरी नहीं कि हर एक फूड बिजनेस बहुत ज्यादा लैविश होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए ना, उसमें 10 तरह की चीजें होनी चाहिए। खाना अच्छा होना चाहिए तो प्राइमल है, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए वो प्राइमल है। उसके अलावा अब आ गया समय जब लोग आंखों से पहले खा लेते हैं। सो प्रेजेंटेशन, वेदर इट्स अ क्लाउड किचन, तो उसमें आपकी जो पैकेजिंग है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपकी पैकेजिंग, थॉट, क्रॉकरी, अब आप देखेंगे कि मेरे स्टूडियो में हर प्रकार की अलग अलग जगह क्रॉकरी पड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि खाने को एक अलग डायमेंशन देना बहुत जरूरी होता है, राइट? हमने वो वही बोल में खाना डाल के दिया, पत्तल में खाना डाल के दिया, तो उसमें आदमी पत्तल नहीं देख रहा, उसमें सिर्फ टेस्ट के लिए आ रहा है। पर अगर मेरे को टेस्ट के साथ साथ अब टेस्ट इंजीनियरिंग करनी पड़े तो मेरे लिए लुक बहुत जरूरी हो गया, राइट? सो अगेन योर फूड हैज टू लुक ब्रिलियंट एज वेल, वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप आलू टिक्की भी बना रहे हो, इट हैज टू लुक लाइक, मतलब देख के मैं कहे लाट हो गया, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। नाउ देन कम्स लॉन्जेटिविटी, कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है और आप सोचते हो कि मैं 80,000 रुपये फूड बिजनेस में लगा दूं, 20,000 रुपये में मैं आगे चला लूंगा, अब पैसा तो आएगा ही ना? नहीं आएगा। गेस व्हाट, देयर इज 100% गारंटी नहीं आएगा। देयर इज 99% गारंटी नहीं आएगा, 1% गारंटी क्या आएगा, राइट? उस कैलकुलेशन से आपको चलना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके पास 80,000 आप लगा रहे हो, तो आपके पास कम से कम भी नहीं तो 2,60,000 बैकअप में होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस कब प्रॉफिटेबल होगा। आप अच्छे एथिक्स से हमेशा काम शुरू करोगे, सब सप्लायर्स की पेमेंट्स करोगे, सबको अच्छे से आप हाउ बर्ताव करोगे, सब स्टाफ की सैलरीज आप टाइम पे दोगे, तभी आपका बिजनेस ऊपर बढ़ पाएगा। नहीं तो आप ये सारे जो कॉन एक्शंस बोलता हूँ जिनको मैं, वो करके आप 4 कदम जाओगे, 5 कदम जाओगे, 6ठे कदम पे आप गिर जाओगे। और ये ऐसा हर एक रेस्टोरेंट के साथ हुआ है।
वो हर एक रेस्टोरेंट जिसने सही प्रैक्टिसेस इस्तेमाल नहीं करी हैं वो बंद हो गए हैं। आज की डेट में कम से कम 6 ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, मैं उनको दिल से माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन मेरे लाखों रुपए उन्होंने नहीं पे किए, राइट? बंद हो गए, बंद हो गए, डूब गए, बिकॉज एथिक्स ही नहीं थी। एथिक्स होंगी ना तो खाना बनेगा, बिजनेस चलेगा। सर, आई सी मेनी ट्रेडिशनल कुकिंग पॉट्स इन योर किचन। हम्म। तो आपको क्या एक्चुअली लगता है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ कुकिंग था, जो पहले हम लोग गाय के काउ डंग से कुक करते थे मिट्टी के पॉट्स में, तो क्या ये एक्चुअली न्यूट्रिशनल वैल्यू के पर्सपेक्टिव से कैसा था, या इवन इफ जो हम लोग की मम्मी अभी भी किचन में खाना जिन मेथड से बनाती है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू में बेटर है या वर्स है फ्रॉम? देखो, आप इंजीनियर हो और समझ पाओगे इन सारी चीज़ों को मच बेटर देन अ नॉर्मल लेमैन। खाना का सबसे इम्पोर्टेंट जो वो ना वो है नीड, राइट? आदमी को भूख लगी है और वो एक जंगल में है, पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को तो नहीं मिल रहा फ्रूट्स, तो मैं क्या खाऊं? तो मैं मारूंगा किसी ना किसी जानवर को और खाऊंगा, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। नीड, राइट? सो नीड इज द राइज ऑफ एनीथिंग, राइट? तो अगर आपको जब ज़रूरत है खाने की तो आपके पास अवेलेबल क्या है? पहले में अवेलेबल क्या था? कोयला था, पत्थर का कोयला था, काउडंग था, लकड़ी थी। ये 4 ईंधन के रिसोर्स थे, राइट? आज हमने उसको ग्लोरीफाई कर दिया कि भाई लिट्टी अगर भुनी होगी काउडंग में तो जैकी श्रॉफ जैसे बोलते हैं कि गौरी मिलेगी तो बहुत बढ़िया है ना, लेकिन पॉइंट ये है कि पहले सिर्फ गौरी थी। पहले गैस के चूल्हे नहीं थे, इंडक्शन पैन नहीं थे, अवन नहीं थे, राइट? कुछ भी नहीं था। आज मैं लिट्टी बना सकता हूँ ऑन इन दी अवन एंड गेट अ स्मोकी फ्लेवर ऑल्सो। मेरे पास आज ये टेक्नोलॉजी है, राइट? मैं कर सकता हूँ। पॉइंट ये है कि उस टाइम भी नहीं था, तो न्यूट्रिशन वैल्यू से तो उसका कोई रिलेशन था नहीं। दूसरी चीज अगर आप देखो कि साउथ इंडिया में हर एक खाने में कोकोनट क्यों होता है, राइट? हमारे खाने में घी ज्यादा क्यों होता है? अबंडेंस, राइट? वहाँ कोकोनट अबंडेंट है, यहाँ पे गाय भैंस अबंडेंट है, हमारे को दूध अबंडेंटली मिलता है, हम दूध को अच्छा लगता है, हमें दूध जलेबी खाते हैं, दही जलेबी खाते हैं। हमें मीठी चीजें ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि गन्ना वहाँ पे उगता है, चीनी सबसे ज्यादा वहाँ पे होती है। तो ये जहाँ पे आप होते हो वहाँ की कल्चर, वहाँ की प्रोड्यूस आपके खाने को डिफाइन करती है, राइट? अब उसके लिए अगर जो तीसरा एस्पेक्ट इंसान ने कभी भी सोचा है वो अपनी हेल्थ सोचा है। तीसरा एस्पेक्ट, पहला नीड, दूसरा अबंडेंस, जो है वही बनाऊंगा ना। तीसरा हेल्थ, राइट? कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो फिर उसके बाद जब अब हम इस स्टडी को आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं सोचते हैं, हमारी नानियां दादियां सोचती थी कि रोज कड़ी नहीं खा सकते, गैस हो जाएगी, राइट? रोज बाजरा नहीं खा सकते, गरम है। मटन रोज नहीं खा सकते, गरम है। गर्मियों में तुम मटन हफ्ते में एक ही बार खा सकते हो अगर खाते हो तो, राइट? वेजिटेरियन खाने में भी कौन सी दाल दिन में खाई जाएगी, कौन सी दाल रात में खाई जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चना राजमा रात में क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि वो अगेन देयर प्रॉपर्टीज आर कि वो आपके बॉडी में जाके गैस प्रोड्यूस करेगी। सो ये हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, बट उस टाइम साइंस से नहीं चलते थे, वो हाइपोथेसिस नहीं, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि वो जब खाते थे तो वो, आज हमारे पास क्या है, आज सुबह, आज का दिन अभी कितने बजे हैं? 1:40। सुबह से आपने क्या क्या खाया? एक समोसा, वड़ा पाव, ठीक है। चलो एक नॉर्मल डे लेते हैं, आप शाम तक आते आते करीबन 12-13 चीजें खा चुके होते हो, छोटे छोटे क्वांटिटीज में। उसका कोई कोरिलेशन नहीं होता, आपको सामने मिली आपने खा ली, आपको मन किया आपने खा ली, राइट? बट हमारे घरों में हमेशा कोर भी चीज बनती है, कोरिलेशन से बनती है। सुबह की एक चीज बनती है, दोपहर को एक चीज बनती है, शाम को एक चीज बनती है, कोरिलेशन से बनती है। वो कोरिलेशन जो है वो हमारे फोर फादर्स ने बिठाया था, हम उसको अब लात मार के बाहर भगा रहे कि चल जो मन में आया, आज पिज्जा खाते हैं, आज ये खाते हैं, वो खाते हैं। अगर फिश खाने के बाद दूध नहीं पीना, उसका क्या रीजन है? मम्मी ने तो बोला कि पता नहीं, बट उसका रीजन है, राइट? देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट हैपेंस इन योर बॉडी व्हिच मे कॉज ल्यूकोडर्मा, मे कॉज। नॉट एवरी बॉडी इज अट्यून्ड टू हैंडल दैट, सम बॉडीज आर नॉट, सो दे हैव इट, राइट? बट ल्यूकोडर्मा के और भी अलग रीजन है। So what I'm trying to say is that there is a science behind food which maybe our forefathers did not study, but they knew. And that science needs to be understood today. कि भैया मिलेट्स खाने हैं तो क्यों खाने हैं? मिलेट्स ऐसा भी नहीं कि आप रोज खा सकते हो,
गेहूं हमेशा हमारी मील्स में हफ्ते में 2 दिन दिया जाता था, क्योंकि गेहूं itself has got a very high glycemic index, but millets have a lot of roughage. इतना ज़्यादा फाइबर वाला खाना खा के आदमी तो वहीं पॉट पे ही बैठा रहेगा ना। सर आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन सो फार। मतलब हम इसी के साथ लोगों को समाचार समाप्त होते हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हो नहीं नहीं आप? नहीं, हम लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिला। हम लोगों को पहले तो वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। घर में अगर मम्मी आटे में बाजरा मिक्स कर दे तो मूड खराब हो जाता है लिटरली। बट आज समझ आया कि एक्चुअली कितना क्रिएटिव हुआ जा सकता है किचन में, और देयर इज अ साइंस बिहाइंड व्हाट इज डन इन द किचन। Correct. तो ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। And I wish that you will use your engineering mind to research a bit more about these things. And I wish Kataksh all the best कि आप इसी तरह से लोगों को इंस्पायर करते रहो. Thank you so But much. at the same point of time, knowledge is key, right? So get the knowledge and give the knowledge. Okay, thank you so much, sir. With this, I think we have come to the end of the podcast. It was great talking to you, sir. Great talking to you guys as well. तो ये थे आज के कटाक्ष। तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत भूलना।